नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी में स्वागत है। आज हम कन्नाट वंश के बारे में पढ़ेंगे। कन्नाट वंश। बिहार में जब पाल वंश कमजोर होने लगता है तब एक नए वंश कन्नाट वंश का उदय होता है। कन्नाट वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं नान्यदेव। नान्यदेव और उनके पूर्वज कहाँ से संबंधित थे यह स्पष्ट नहीं है। इतिहासकारों के बीच ये मान्यता है कि नान्यदेव संभवतः 1076 ईस्वी में जब चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठम ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था, तब नान्यदेव उस समय विक्रमादित्य का सहयोग कर रहे थे। तो इस तरह देखा जाए नान्यदेव कहाँ से संबंधित हैं या भले ही स्पष्ट ना हो, लेकिन अब लगभग यह स्पष्ट हो गया है। नान्यदेव जो सत्ता प्राप्त करते हैं उसमें किसी न किसी रूप से विक्रमादित्य षष्ठम ने मदद की थी। विक्रमादित्य षष्ठम चालुक्य वंश से संबंधित था। कन्नाट वंश का जो शासन था पूरब में महानदी और पश्चिम में गंडक नदी के बीच था। उत्तर में इसका विस्तार हिमालय तक था तथा दक्षिण में गंगा नदी तक। कन्नाट वंश का जब उदय होता है उस समय पाल वंश का जो राजा होता है वो होता है रामपाल। इसी के समय कन्नाट वंश का उदय होता है और यह समय होता है लगभग 10,097 ईस्वी या 10,098 ईस्वी। कहीं कहीं 10,097 लिखा जाता है, कहीं कहीं 10,098 लिखा जाता है, कहीं कहीं 10,097-98 ईस्वी लिखा जाता है। नान्यदेव कन्नाट वंश के संस्थापक थे। कन्नाट वंश राज्य की राजधानी सिमरावगढ़ थी। सिमरावगढ़ नेपाल में स्थित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है नान्यदेव की जो प्राथमिक राजधानी थी वो नान्यपुर थी और नान्यपुर जो जगह है वो चंपारण में पड़ता है। कन्नाट वंश की एक और राजधानी थी दरभंगा। इस तरह देखा जाए तो कन्नाट वंश की दो राजधानी हुआ करती थी, एक मुख्य राजधानी जो सिमरावगढ़ में थी और एक दरभंगा। नान्यदेव के बाद उसका पुत्र गंगदेव और गंगदेव के बाद उसका पुत्र नरसिंहदेव राजा बनते हैं। कन्नाट वंश के समय बंगाल पर सेन शासकों का प्रभुत्व था। याद कीजिएगा इस समय तक पाल सत्ता कमजोर हो चुकी होती है और पाल वंश की सत्ता दक्षिणी बिहार के एक विशेष हिस्से तक सीमित हो जाती है। सेन वंश के जो शासक हुआ करते थे वो निरंतर बिहार पर आक्रमण किया करते थे। इसी कारण नरसिंहदेव ने तुर्कों का सहयोग किया था। जब बख्तियार खलजी या बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करता है तब नरसिंहदेव उसका सहयोग करते हैं और उसको नजराना भी पेश करते हैं। नरसिंहदेव के बाद राम सिंह देव शासक बनते हैं। 13वीं शताब्दी में तुर्क बिहार पर लगातार कई हमले किए और 13वीं शताब्दी में ही तिब्बती यात्री धर्मास्वामिन बिहार में आया था और इसने तुर्क सेनापति तुगन के असफल अभियान की चर्चा की है अपने पुस्तक में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धर्मास्वामिन कौन था? तो एक तिब्बती यात्री था, बौद्ध तिब्बती यात्री। विभिन्न यात्रियों से संबंधित बिहार में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस कारण धर्मास्वामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल और मध्यकाल के हम उन यात्रियों की भी चर्चा कर लें जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर बीपीएससी पूछता है। इस श्रेणी में जो पहला यात्री या सही मायनों में कहें राजदूत है वह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। यानी देखा जाए जो मेगास्थनीज था वो मौर्य शासन के दौरान आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और इसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। हालांकि इंडिका अब उपलब्ध नहीं है लेकिन बाद के कई लेखकों ने इंडिका का संदर्भ दिया है। इस आधार पर इंडिका में क्या लिखा गया था हम जानते हैं। तो मेगास्थनीज से प्रश्न बनते हैं और लगभग हर दूसरे तीसरे साल एक प्रश्न जरूर पूछ दिया जाता है मेगास्थनीज से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज। दूसरा है डाइमेकस। डाइमेकस सीरिया का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, यानी ये भी मौर्य वंश से संबंधित था। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज जो है ये पटना को पाली प्रोथा के नाम से संबोधित किया है अपनी पुस्तक में। मेगास्थनीज हो गया, डाइमेकस हो गया, और अब इसके बाद जो यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फाहियान। फाहियान गुप्त काल में आता है। गुप्त काल को
प्राचीन भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और उस समय जो राजा होता है वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय वही होते हैं जिनका महरौली के लौह स्तंभ पर उल्लेख किया गया है। ये कुमार गुप्त प्रथम के पिताजी होते हैं और कुमार गुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। फाहियान जो होता है वो चीनी बौद्ध यात्री होता है और इसने एक पुस्तक लिखी है फो वो की। फाहियान ने मगध को समृद्ध राज्य के रूप में उल्लेख किया है। फाहियान के बाद वेन सॉन्ग यात्री प्रमुख है। यह भी चीन से आता है और इसका नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। कहीं इसे इवान च्वांग लिखा जाता है, कहीं पे हिवेन सांग लिखा जाता है और कहीं पे वेन सांग लिखा जाता है। ये हर्षवर्धन के समय भारत में आता है और हर्षवर्धन की जो राजधानी हुआ करती थी उसमें कन्नौज होती थी। तो इस तरह देखा जाए तो मगध उस समय उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि कन्नौज, और इसका उल्लेख वेनसांग करता है। वेनसांग के अनुसार उस समय कन्नौज अपने उत्कर्ष पर था और पाटलिपुत्र अपनी भव्यता खो चुका था। इसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है सी यू की। ध्यान दीजिएगा, वेनसांग के किताब का नाम है सी यू की और फाहियान के किताब का नाम है फो वो की। हेनसांग भारत में 630 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक रहा था। हेनसांग जब भारत आता है उस समय भी नालंदा उच्च शिक्षा का केंद्र होता है और इसने उल्लेख भी किया है। इसके अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इसके बाद इत्सिंग आता है। ये 673 ईस्वी में भारत में आता है और 692 ईस्वी तक यहीं रहता है। ये नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करता है और ये भी चीन से संबंधित होता है। इत्सिंग के बाद जो महत्वपूर्ण यात्री है वो धर्मास्वामिन है। धर्मास्वामी तिब्बती यात्री होता है और ये 13वीं शताब्दी में भारत आता है। मैंने इन यात्रियों को कई बार दोहराया है ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। राम सिंह देव के बाद शक्ति सिंह देव और उसके बाद शक्ति सिंह देव के पुत्र हरि सिंह देव राजा बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्नाट वंश में नान्यदेव इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्थापक थे। इसके बाद नरसिंह देव इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं के समय बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करता है। उसके बाद हरि सिंह देव इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरि सिंह देव के समय ही गयासुद्दीन इनके राज्य पर आक्रमण करता है और इन्हें नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में छिपने को मजबूर करता है। लेकिन ये इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, इसीलिए मिथिला में इन्हें याद किया जाता है। इन्हीं ने पंजी प्रबंध शुरू किया था। पंजी प्रबंध का मतलब होता है वंशावली का विवरण रखना, वंशावली का प्रबंधन करना। आज भी मिथिला में विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय में पंजी प्रबंध किया जाता है। उनकी वंशावली हुआ करती है और इसका शादी में बहुत ही महत्व होता है। हरि सिंह देव के समय ही गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट राज्य पर हमला किया। ये भी कहानी बहुत मजेदार है। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया था और जब वहां से वो लौट रहा था तब कर्नाट राज्य की समृद्धि को उसने सुना और कर्नाट राज्य की समृद्धि से वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने निर्णय लिया कि वो कर्नाट राज्य पर हमला करेगा और वो 1325 में कर्नाट राज्य पर हमला करता है। युद्ध लड़ने से पहले ही हरि सिंह देव अपनी राजधानी, अपना किला छोड़कर नेपाल के पहाड़ों में चले जाते हैं और हरि सिंह देव जब नेपाल जा रहे थे तब उन्होंने अपने योग्य मंत्री कामेश्वर झा को अगला राजा नियुक्त किया। इसी के साथ बिहार में मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का शासन समाप्त हो जाता है। हालांकि हरि सिंह देव के वंशज नेपाल में एक नए वंश मल्ल वंश की स्थापना करते हैं जो नेपाल के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्नाट वंश के समाप्त होने के बाद उसकी जगह ओइनीवार वंश या सुगौना वंश के शासकों ने ले लिया। इसी ओइनीवार और सुगौना वंश के शासकों में शिव सिंह हुए और शिव सिंह के दरबार में ही मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हुआ करते थे। विद्यापति ने कृतिलता, कृतिपताका और विद्यापति पदावली जैसी महत्वपूर्ण रचना को रचा है। तो आइए अब कर्नाट वंश से संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से
ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, कन्नाट वंश के संस्थापक तो ये थे नान्यदेव। कन्नाट वंश का उदय कब होता है? रामपाल के समय ये पाल वंश से संबंधित थे, 1097 ईस्वी या 1098 ईस्वी। तीसरा, पंजी प्रबंध की शुरुआत किसने की? तो पंजी प्रबंध की शुरुआत की थी हरि सिंह देव ने। और कन्नाट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो आंसर है सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ कहाँ है? ये वर्तमान में नेपाल में है। ये जो 3-4 फैक्ट हैं ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको विशेष रूप से देखना है। इसके बाद ओइनीवार वंश या सुगौना वंश का शासन होता है, और ओइनीवार या सुगौना वंश से प्राय प्रश्न नहीं पूछा जाता। यदि कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो ज्यादा संभावना ये है शिव सिंह और विद्यापति से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। ओइनीवार या सुगौना वंश का जो शासन था ये प्राय तुर्क शासन के अधीन ही था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जिसे जाता है वह है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी पर 1198 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी, और इसने 1204 ईस्वी तक मगध एवं अन्य राज्यों जो मगध के सीमावर्ती थे को आत्मसमर्पण हेतु विवश कर दिया। ये 1203 या 4 में बंगाल पे चढ़ाई करता है और सेन शासक को पराजित करता है। उस समय लक्ष्मण सेन राजा होता है और इसकी राजधानी होती है नदिया। बख्तियार खिलजी के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल पे आक्रमण किया था और लौटते वक्त तिरहुत पे आक्रमण किया था। तिरहुत यानी कि मिथिला राज्य, तिरहुत और मिथिला राज्य एक ही हुआ करता था, और उस समय तिरहुत या मिथिला पर जो शासक थे वो थे हरि सिंह देव। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो थी बिहार शरीफ। प्राचीन बिहार में जब हरेंग वंश का शासन था तब उस समय राजधानी हुआ करती थी राजगीर। फिर कुछ समय के लिए वैशाली भी बनी थी, फिर उसके बाद पटना बनती है। अब देखिए बिहार शरीफ राजधानी बन रही है। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मजदूर मुल्क को बिहार का प्रांतपति बनाया। 1398-99 ईस्वी में जब तैमूर भारत पे आक्रमण करता है तब तुगलक साम्राज्य की पकड़ बिहार पर कमजोर होने लगती है और बिहार अपने निकटवर्ती जौनपुर के संगठित राज्य के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि बिहार पर अब जौनपुर का आधिपत्य हो जाता है। 1494-95 में सिकंदर लोदी बिहार पर प्रभुत्व स्थापित करता है। बिहार शरीफ में एक अभिलेख है जिसे लोदी अभिलेख कहा जाता है। इस लोदी अभिलेख के अनुसार सरकी जो जौनपुर के शासक हुआ करते थे को हराकर सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक बनाया था, और ये दरिया खान नुहानी जो होता है अफगानी होता है। इसी के साथ बिहार में अफगानियों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। दरिया खान नुहानी जो होता है बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है और ये सिकंदर लोदी से स्वतंत्र होकर अपना एक अलग राज्य बनाना चाहता है, किंतु उस समय तक सिकंदर लोदी बहुत मजबूत होता है और दरिया खां अपनी स्थिति बहुत अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो चुप रहता है और अपनी इच्छा को दिल में ही दबाए उसकी 1523 में मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद बिहार का प्रशासक या गवर्नर इसका पुत्र बहार खां बनता है। इसके प्रशासक बनने के कुछ समय बाद ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। पानीपत में ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है और बाबर विजयी होता है। इस स्थिति का लाभ उठाकर देखिए, अब इब्राहिम लोदी हार रहा है और बाबर अभी नया नया आया है, उसकी प्रशासक को उतनी स्थिति मजबूत नहीं हुई है, तो इस स्थिति का लाभ उठाकर बहार खां अपने एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा करता है और सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से राजा बनता है। यानी कि अब बहार खां सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी हो गया। जब बाबर ये देखता है कि मोहम्मद शाह नुहानी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता है, तो वो अफगानों को दबाने के लिए अपने बड़े पुत्र हुमायूं को भेजता है। हुमायूं अफगानों को पूर्व की तरफ ढकेलने में सफल तो होता है, लेकिन पूर्णतः दबा नहीं पाता। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब अफगान अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते हैं
तो उनका विस्तार जौनपुर तक हो जाता है। अब इनको ढकेल के पीछे कर दिया जाता है। लेकिन स्थिति यहीं रुकती नहीं। 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध होता है, उस समय इब्राहिम लोदी हार जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। किंतु उसका एक भाई होता है महमूद लोदी, वो भागने में सफल होता है। वो कई राज्यों में छुपते छुपाते बिहार पहुंचता है। उस समय बिहार पर, उत्तरी बिहार के ज्यादातर हिस्सों पर बंगाल का शासन था और बंगाल के जो शासक थे वो थे नुसरत शाह। दक्षिण बिहार पर मोहम्मद शाह नुहानी या कहीं कहीं मोहम्मद शाह नुहानी लिखा जाता है और दक्षिणी बिहार में मोहम्मद शाह नुहानी का प्रभाव होता है। महमूद लोदी नुसरत शाह से शरण मांगता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मोहम्मद शाह नुहानी होते हैं ये भी अफगानी होते हैं और महमूद लोदी भी अफगानी होते हैं, तो इसलिए ये गठजोड़ बनना थोड़ा सा सहज होता है। और ये जो अफगानी होते हैं, जो बिहार में सत्ता स्थापित किए होते हैं, ये बाबर से रुष्ट भी होते हैं, क्योंकि हुमायूं ने अभी कुछ समय पहले ही इन्हें पीछे ढकेला होता है। उसमें जो नुसरत शाह होते हैं उनका संबंध बाबर से बहुत अच्छा होता है। बाबर इनके पास एक संदेश भी भेजता है कि आप महमूद लोदी को शरण ना दें, लेकिन नुसरत शाह कोई जवाब नहीं देते। इससे बाबर बड़ा रुष्ट होता है और युद्ध करने का निर्णय लेता है और पूर्व की तरफ प्रस्थान करता है अपनी सेना लेकर। नुसरत शाह और मोहम्मद शाह लोहानी की संयुक्त सेना का युद्ध बाबर से घाघरा में होता है। इस युद्ध में बाबर प्रभावी होने लगता है, उसकी सेना बहुत मजबूती से लड़ने लगती है। नुसरत शाह और मोहम्मद शाह नुहानी की सेना में भगदड़ मच जाता है और वो घाघरा नदी में कूदकर भागने लगते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो युद्ध होता है घाघरा नदी के तट पर होता है। अब उसे घाघरा स्थल के रूप में भी नाम दे दिया जाता है। बाबर की सेना इनका पीछा नदी में भी करते हैं और ये युद्ध नाव पर भी होता है और अंततः नुसरत शाह की सेना पराजित होती है, किंतु महमूद लोदी भागने में सफल होता है। इसके बाद अफगानों की शक्ति टूट जाती है और वो बाबर के समक्ष आत्मसमर्पण का निर्णय लेते हैं। जो अफगानी बाबर के समक्ष स्वैच्छिक रूप से आत्मसमर्पण करता है, उसे बाबर अपने अधीन पुनः उनकी स्थिति वही रहने देता है। अब हालांकि वो स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता नकारात्मक रूप से। नुसरत शाह और बाबर के बीच में एक संधि होती है इसके बाद कि नुसरत शाह बाबर यानी कि मुगलों के किसी दुश्मन को शरण नहीं देगा और ऐसा ही प्रतिबंध मुगलों पे भी होता है। मुगल भी नुसरत शाह के किसी भी शत्रु को पनाह नहीं देंगे। घाघरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घाघरा का युद्ध होता है ये होता है 1529 में। आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, मिथिला या तिरहुत के कन्नाट वंश का उदय निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? पहला विकल्प है नारायणपाल, दूसरा है रामपाल, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है महिपाल प्रथम और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा दो या दो से अधिक। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो महिपाल प्रथम होता है इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, तो ये बड़ा मजबूत होता है। जो मिथिला या तिरहुत के कन्नाट वंश का उदय होता है वो रामपाल के शासनकाल के दौरान होता है, 10,097-98 के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा रामपाल। यहाँ पे एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, जो तिरहुत या कन्नाट वंश का शासन था इसे मिथिला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो भविष्य में इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना है कि मिथिला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। इसी वंश के शासन के दौरान हरि सिंह देव के द्वारा पंजी प्रबंध की भी शुरुआत की गई थी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इसी साल आ जाए। निम्नलिखित में से कौन कन्नाट वंश का संस्थापक था? ध्यान दीजिएगा, जो नान्य देव थे इन्हें कन्नाट वंश का संस्थापक माना जाता है। पहला ए शिव सिंह, दूसरा महिपाल प्रथम, तीसरा नान्य देव, चौथा हरि सिंह देव। ए अथवा पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, दो या दो से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा नान्य देव, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 3, बिहार में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? तो पंजी प्रबंध का जो विकास हुआ था वो हरि सिंह देव के समय हुआ था
और हरि सिंह देव के समय ही गियासुद्दीन, या कहीं कहीं गियासुद्दीन लिखा जाता है, तिरहुत या मिथिला प्रदेश पर आक्रमण करता है और हरि सिंह देव को भागकर नेपाल में शरण लेनी होती है, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में। इनकी राजधानी ही नेपाल में हुआ करती थी, सिमरावगढ़ में। पहला विकल्प है हरि सिंह देव, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है शिव सिंह नहीं होगा। तीसरा है महिपाल प्रथम, ये भी नहीं होगा। चौथा है नान्य देव। पांचवा अर्थात ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या दो से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हरि सिंह देव। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।